नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ वन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 6। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि क्या है नगर, क्या है व्यापारी और किस प्रकार से इन नगरों में व्यापारी और शिल्पी जन काम किया करते थे। चर्चा शुरू करते हैं। एक मध्यकालीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र था, या फिर एक वाणिज्यिक शहर था, या फिर एक पत्तन नगर था, अथवा अन्य किसी प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई विदेशी यात्री आया है तो वह किस प्रकार के नगर में आया। बहुत सारे नगर उस समय मध्यकाल में मंदिर नगर के रूप में प्रसिद्ध थे, और कुछ नगरें प्रशासनिक केंद्र के लिए एवं कुछ नगरें वाणिज्यिक शहर थे, मतलब जहाँ से व्यापार खूब होता था। और कुछ नगरें पत्तन नगर, मतलब पत्तन छोटे बंदरगाह को कहा जाता है। बंदरगाहों मतलब समुद्र के तट वाले थे। और कुछ ऐसे भी नगर थे जहाँ पर ये सब क्रियाकलाप होती थी और साथ में शिल्प उत्पादन भी होता था, मतलब शिल्प कला भी वहाँ पर विकसित थी। आइए देखें कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य और दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र जो थे शिल्प उत्पादन के या शिल्पकारी के, आप देख सकते हैं पुष्कर, राजस्थान में अजमेर, राजस्थान में वृंदावन, और जो उत्तर प्रदेश में है अहमदाबाद, गुजरात में सोमनाथ है। आप जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का क्या महत्व था। बरार, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बम्बई या मुंबई, बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे क्या थे, प्रमुख शिल्प उत्पादन के केंद्र थे मध्यकाल में। कमालपुरम है, स्वामी मलाई है, तिरुपति है, कांचीपुरम है, मद्रास है, महाबलीपुरम के मंदिर आपने देखे होंगे, तिरुवन्नामलाई है, वेरियूर है, तंजावुर है, मदुरै है। ये सब उस समय के प्रमुख शिल्प उत्पादन के या नहीं शिल्प कला के प्रमुख केंद्र थे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें यहाँ पर कि प्रशासनिक केंद्र किस प्रकार के थे। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा करते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर थी। और फिर से एक बार हम वहाँ पर जाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर शिल्प कला का विकास हुआ और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे। वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि तंजावुर किस नदी के किनारे है, तंजावुर कावेरी नदी के किनारे है। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। राजराजेश्वर का जो मंदिर है यह राज चोल ने किया था। लोग नगर के वास्तुकला या वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज थेरुचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। लोग जो थे वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते थे, क्योंकि हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार में उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग है। जो राजराजेश्वर मंदिर है इसके भीतर एक विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं।
जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। मंडप मतलब जहाँ पर मंदिरों में सभा की जाती है या भजन कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं। राजा लोग मंडपों में अपना दरबार लगाते थे उस समय, और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर में क्या बने थे? सैन्य शिविर भी बने थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर एक, आप लोगों ने देखा कि मंदिर है तंजावुर में, साथ ही साथ राजा वहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी करता है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह प्रशासनिक नगर भी है और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों की बिक्री होती है। तो यह एक व्यापारिक नगर भी रहा है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के साली बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कपड़े के बुनकर भी रहा करते थे। उरेयूर, अगर आपसे पूछा जाए तो उरेयूर कपड़ा बुनकर। कभी अगर मिलान वाले में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ कुछ दूरी पर ही स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीपों का क्या करते थे? बनाते थे, द्वीप बना रहे हैं। उसके बाद मंदिर और नगर तीर्थ केंद्र। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के रूप में किस प्रकार विकसित हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तंजावुर एक मंदिर है, यह नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर का क्या है? तंजावुर एक उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है और मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान देते थे। राजा लोग मंदिर को धन एवं भूमि अनुदान देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वों उत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। उसके बाद अगर हम देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर कांसे का घंटा है या धातु घंटी हम जिसे कहते हैं, और लुप्त मोम तकनीकी से यहाँ पर विभिन्न मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कांसा एक मिश्र धातु है जो किससे बनाया जाता है? तांबे और टिन से बनाया जाता है। रागे या नहीं टिन से बनता है। घंटी धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। जो घंटी बनते हैं उसमें क्या होता है? रागे का अनुपात मतलब टिन का अनुपात और कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चोलकालीन कांस्य मूर्तिकला अध्याय 2 में देखें, लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब मोम से ये आकार बनाया जाता था। इसके बाद इसे चिकनी मिट्टी से क्या किया जाता था? उसके बाहर लेप करके उसे छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाता था उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना दिया जाता था। उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसके छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। मतलब जहाँ पर मोम था उसे पिघला करके बाहर निकाल दिया जाता था और उसके स्थान पर जो मिट्टी की आकृति बनी है, सांचा बना है, उस पर धातु का घोल डाल दिया जाता था या नहीं धातु का
धातु का क्या डाल दिया जाता था उसमें, धातु भर दी जाती थी, पिघली हुई धातु। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सर्वाधिक सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। उसके बाद देखें कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि चित्र में किस प्रकार से मिट्टी के सांचे से यह मूर्ति बनी है, कितनी आकर्षक मूर्ति है। आप देख पा रहे होंगे उस मध्यकालीन समय की यह मूर्ति है, कांस्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है, नाग को काबू करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर भगवान कृष्ण को। ये मूर्ति में आप लोग देख पा रहे होंगे और ये मूर्ति किस प्रकार से बनती थी आप लोग समझ पाए होंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सने सने क्या हुआ कि करता धरता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। मंदिर के जो करता धरता थे वह मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारता में लगाते थे। सने सने मतलब धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। मतलब मध्यकाल में देखें तो मंदिरों के आसपास जो पुरोहित, पुजारी थे वह पूजा करने के लिए, जो कामगार थे वह मंदिरों के निर्माण में सहयोग के लिए, और शिल्पी लोग मंदिर बनाने के लिए, और व्यापारी मंदिरों में आने वाले विभिन्न लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर अपना व्यापार करते थे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगर का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश के भिल्ल स्वामिन, भिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। ये क्या थे? मंदिर शहर थे, मतलब मंदिर नगर थे। उसके बाद हम देखें कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर। तमिलनाडु में कांचीपुरम है, पल्लवों की राजधानी, मदुरै है, पांड्यों की राजधानी, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। ये मंदिर नगर के रूप में क्या हुए? विकसित हुए। उसके बाद अगर हम देखें आगे, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में, ऐसे दो नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। चौहानों के समय में तो यह मंदिरों का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था अजमेर, जबकि जब मुगल यहाँ पर आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है जो उस समय बनाई गई थी और काफ़ी प्रसिद्ध है। आज के समय में भी हम देखें तो जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था के अनुसार जाते हैं और काफ़ी इनकी मान्यताएं हैं। हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता का उदाहरण है। कई विवादों के बावजूद भी यहाँ पर अनेक चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारत के लोगों को अनेकता, मतलब अनेक लोगों को जाति, धर्म और संप्रदाय अलग अलग होते हुए भी एक माला में पिरोए रखती है। पंथों मतों में हुआ करते थे, मतलब अलग अलग लोग यहाँ पर रहते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते हैं। पुष्कर में हम देखें ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संचाल सा बिछने लगा। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यहाँ पर छोटे छोटे नगर बनने लगे। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। उसमें आमतौर पर मंडविका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, से होती थी। मतलब जो बड़े बड़े गांव थे वो छोटे छोटे
शहरों में बदलने लगे। मंडी का मतलब जहाँ मंडी से उनका विकास हुआ, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उसमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। अभी भी अनेक स्थानों पर हाट लगा करती हैं, अलग अलग बार में। आप लोग जानते हैं, इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारी, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के लिए अलग अलग बाजार होते थे। मतलब सबके लिए अपने अपने बाजारों का महत्व था। कुछ व्यापारी तो नगर के स्थायी रूप नगर में क्या करते थे, स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, मतलब वो वहाँ के स्थायी निवासी हो गए थे। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। कुछ व्यापारी तो ऐसे थे कि जो एक ही नगर में बस करके व्यापार करते थे, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे थे कि वह अनेक स्थानों पर जाते थे। वह आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदते और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े हैं, नमक है, कपूर है, केसर है, पान सुपारी है और काली मिर्च जैसे मसालों को बेचने के लिए आते थे। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह चित्र, जहाँ पर अनेक तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह नगर का एक बाजार है। किस तरीके से यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का बनना शुरू हो गया था और गलियाँ बिल्कुल आधुनिक युग में बनने लग गए थे। उसके बाद हम देखें, आमतौर पर कोई सामंत या नहीं परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाने लगते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं या उसके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। जब ये व्यापारी क्या होता था कि अपना व्यापार करते थे, शिल्पकार वहाँ पर रहते थे, अनेक प्रकार के लोग रहते थे, तो कोई व्यक्ति अपने आप को इस क्षेत्र की किलेबंदी करके वहाँ का राजा घोषित कर देता था। ऐसे में वो सारे लोग उस राजा को कर चुकाते थे, या फिर उन मंदिर नगर अगर हैं तो मंदिरों को भी उस क्षेत्र के लोग कर चुकाते थे। यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी करता हुआ एक कारीगर को दिखाया गया है कि किस तरीके से लकड़ी पर यहाँ नक्काशी की जाती थी। आइए आगे देखें, बाजारों पर कर किस प्रकार से लगता था। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। मतलब मंदिरों के द्वारा या मंदिर के जो समिति थी उसके द्वारा कुछ वस्तुओं को कर के रूप में लिया जाता था, जैसे शक्कर है, गुड़ है, रंग है, धागा है, रुई, नारियल, सुपारी, नमक, मक्खन, तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। और इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारों और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। 10वीं शताब्दी में राजस्थान के एक स्थान से यह अभिलेख मिला है। साथ ही साथ इसमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ कर नगद के रूप में वसूले जाते थे। आम बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर इन्हें कौन इकट्ठा करता था, वे किस प्रकार वसूल कर जाते हैं, उसका प्रयोग किस काम के लिए होता था। आइए हम देखें बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, आप अध्याय 7 में देखेंगे, भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। मतलब व्यापारियों का भी अपना संघ होता था।
चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपनी हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे संघ थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक क्या करते थे, व्यापार करते थे। दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी संघ कौन से थे? मणिग्रामम और नानादेशी क्या थे? दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार के संघ थे। उसके बाद देखें, इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों ही समुदाय थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। आप देख सकते हैं कि इन व्यापारियों का व्यापार काफ़ी दूर तक फैला था। अफ्रीका महाद्वीप में हम देख सकते हैं जहाँ लाल सागर तक ये जाते थे, फारस की खाड़ी तक जाते थे और एशिया के विभिन्न भागों में ये जाया करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्वी एशिया से चीन के मसाले, टेन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। निश्चित तौर पर उस समय भारतीय व्यापार काफ़ी फला फूला था, क्योंकि अगर आप लोग मसालों के बदले अगर सोना चांदी ला रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप से, तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी फायदेमंद व्यापार था। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी और यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे आगे यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है, जायफल है, सौंठ है, यूरोपीय व्यंजनों के लिए महत्वपूर्ण अंग था और अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला है, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखें कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों और गांव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाइए। उसके बाद आप देखेंगे हम इन सूचियों को अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ ही कर ले जाएंगे। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के लिए 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरे के एक सौदागर जो बेपिस्टे टैविनियर ने अनुमान लगाया है कि काबुल में घोड़ों के सौदागर जो होते थे वह घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे हैं, खजूर हैं, गलीचे हैं, रेशमी कपड़े हैं और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम की बिक्री भी यहाँ से की जाती थी। गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे, मतलब जो लोग युद्ध में हार चुके होते थे या युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे, इस प्रकार के लोगों को भी यहाँ पर बेच दिया जाता था। या नहीं मानव या नहीं मनुष्यों का भी यहाँ पर व्यापार होता था। उसके बाद हम अगले भाग में चर्चा करेंगे नगरों के शिल्प के बारे में। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इस चर्चा को समझ पाए होंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।